नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल तक हमने जो क्लास में जिक्र कर रहे थे वो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने टेंजेंट से रिलेटेड वही टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, कर्व दे रखा हो तो उस कर्व पे कोई पॉइंट दिया गया हो तो उस पॉइंट के लिए स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपने पास में जो टेंजेंट होती है उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कल किए थे। ओके, आज की क्लास में हम उसी से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं और 2-3 दिन लगेंगे इस टॉपिक को पूरा होने में। और एक क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास में, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई KVS का TGT या PGT हो या आपके पास DTED+B का हो, सभी में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो देखिएगा आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में विशेष रूप से वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, आज हम बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा द्वारा, स्पर्श रेखा का अक्षों पर काटे गए, अक्षों पर काटे गए अंतःखंड, स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड। देखिएगा, हमारे पास क्लियरली जो क्वेश्चन उठ करके आता है उसमें लिखा हुआ होगा कि हमारे पास में क्या होगा, स्पर्श रेखा का अक्षों पर काटे गए अंतःखंड। पूछ सकता है कि अंतःखंड की अपने पास भाई एक्स एक्सिस पे जो अंतःखंड कट रहा है उसका हमारे पास में क्या होगा, लेंथ कितनी होगी। ओके, या फिर हमारे पास में क्या जाएगा, यदि भाई एक्स एक्सिस पे ही थोड़ी वाई एक्सिस पे भी पूछ सकता है। तो देखिएगा, आपने पढ़ रखा होगा कि मैं पहले ही बता देता हूं कि मेरे पास में ये क्या दे रखा है, एक एक्स एक्सिस है और ये क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस है। ओके, देखिएगा, यदि मैं एक लाइन ड्रा करता हूं और वो लाइन कौन सी लेके चल रहा हूं, कुछ मैं ये वाली मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, और इस डिस्टेंस को जो नाम दिया मैंने, ओरिजिन से ये जो वाला डिस्टेंस है इसको नाम दे दिया A, और इस डिस्टेंस को जो नाम दे दिया, इस डिस्टेंस को नाम क्या दे दिया मैंने, B। बिल्कुल इजी है। ओके, और इन जनरल रूप से हम जो इक्वेशन लिखते हैं लाइन की वो क्या होती है, y=mx+c। ऐसा होता है कि नहीं होता। जब अंतःखंड रूप में हमें इक्वेशन लिखनी हो तो हमारे पास इसकी जो इक्वेशन आती है, मतलब अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण ये होता है हमारे पास x/a प्लस y/b इज टू क्या होता है, 1। इसे थोड़ा सा याद रख लेना। ओके, क्या कहा है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण ये होता है। अब जो x के नीचे जो आ रहा है a, क्या ये आपके पास x एक्सिस पे अंतःखंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। जो हमारे पास में y के नीचे आ रहा है b, क्या ये इस लाइन द्वारा काटा गया अंतःखंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो मेरे पास में जो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, x/a प्लस क्या हो गया, y/b इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सपोज करो अब ये जो लाइन की इक्वेशन आई है, ये लाइन की इक्वेशन आई है, जब ये लाइन हमारे पास में क्या बन जाए, स्पर्श रेखा बन जाए। जब स्पर्श रेखा कब बनेगी, सपोज करो कि हमारे पास में कोई कर्व आ गया, ये क्या आ गया, कोई कर्व आ गया। अब इस कर्व के लिए स्पर्श रेखा बन रही है या नहीं बन रही। यदि ये स्पर्श रेखा बन रही है इस कर्व के लिए, तो हमारे पास जो स्पर्श रेखा जो एक्स एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड कौन सा है, A, वाई एक्सिस पे काटा गया कौन सा है, B, तो भी तो अपने पास उसका जो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा वो कौन सा रहेगा, यही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आपको दे दे कि हमारे पास में जो स्पर्श रेखा दी गई है उसका एक्स एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड फाइंड आउट करना है, तो आपको करना क्या है, पहले ये लाइन देखोगे, देखोगे कि नहीं देखोगे भाई, पहले इस फॉर्म में इस स्पर्श रेखा का समीकरण लेके आओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, x के नीचे जो आएगा वो x एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड होगा। y का पूछे तो जो y एक्सिस पे आएगा वो y का काटा गया क्या हो जाएगा, अंतःखंड हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। तो आपके पास में जब ऐसा आ जाए कि इस कर्व के लिए ये जो लाइन है ये स्पर्श रेखा बन जाए, तो आपको उस स्पर्श रेखा को किस फॉर्म में बदल लेना है, इस फॉर्म में बदल लेना है। एक तो आपको ये करना है। ओके, तो देखिएगा कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखो। सर्वप्रथम स्पर्श रेखा का समीकरण दिए गए बिंदु पर ज्ञात करते हैं, दिए गए बिंदु पर ज्ञात करते हैं।
तत्पश्चात उस स्पर्श रेखा के समीकरण को, उस स्पर्श रेखा के समीकरण को रेखा के अंतःखंड रूप में, रेखा के अंतःखंड रूप में बदलते हैं तथा एक्स एक्स व वाई एक्स पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात कर लेते हैं। ओके, अर्थात यदि अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 है, तब एक्स एक्स पर अंतःखंड ए है तथा वाई एक्स पर अंतःखंड बी है। ओके, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। जब आपके पास में कोई कर्व दे दिया जाए, कौन से पॉइंट की बात हो रही है, देखो इस पॉइंट के ऊपर बात हो रही है। मैंने लिखा भी है कि जो दिया गया बिंदु है उसके ऊपर स्पर्शरेखा क्या कर लेते हैं, समीकरण फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, जो स्पर्शरेखा का समीकरण होता है उसे इस फॉर्म में बदलते हैं। इस फॉर्म में बदलेंगे तो हमारे पास में जो अपॉन में ए आएगा, ये ए तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स पर अंतःखंड, और जो बी आएगा वो क्या हो जाएगा, वाई एक्स पर अंतःखंड। समझ में आया नहीं आया, देखिएगा। या तो आप ऐसा बदल सकते हो, इजी वे में क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर आप ऐसा ना करके ऐसा सबने लिख लिया होगा, तो मैं एक और मेथड लिख रहा हूं, वो देखिएगा। या करके हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड और लिख सकते हैं। या तो आप वैसे उस फॉर्म में चेंज करके अपने इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, या फिर क्या करते हैं, सर्वप्रथम दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण ज्ञात करेंगे। ये तो फर्स्ट केस हो जाएगा। दूसरा केस क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर अंतःखंड ज्ञात करने के लिए स्पर्श रेखा के समीकरण में y बराबर 0 रखकर x का मान ज्ञात करेंगे। ओके, और वहां तो डायरेक्ट उस इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर रहे थे, यहां ऐसा हो जाएगा। सेम चीज क्या हो जाएगा, वही y x के लिए, y x पर अंतःखंड ज्ञात करने के लिए स्पर्श रेखा के समीकरण में x बराबर 0 रखकर y का मान ज्ञात करते हैं। देखो कैसे, सपोज करो अपने पास स्पर्श रेखा का ये समीकरण आ गया। ओके,
अब हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर फाइंड आउट करना है। जब एक्स एक्सिस का हम क्या अंतःखंड फाइंड आउट करना है तो मैं वाई को क्या रख दूंगा 0। जैसे ही आप सपोज करके देखो कि इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन है, लिखा नहीं है, ये वाली इक्वेशन है, एक्स एक्सिस पे अंतःखंड फाइंड आउट करना है तो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड के लिए वाई को क्या रख देता हूं 0। तो जैसे इसको 0 रखोगे तो अपने पास इसकी वैल्यू 0, ये क्या आ गया 1, तो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड क्या आ गया ए। आप ऐसे फाइंड आउट करोगे तो भी क्या आ रहा है ए। अब वाई एक्सिस का अंतःखंड फाइंड आउट करना है तो एक्स को क्या रख दूंगा 0, तो 0 प्लस में क्या हो गया वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में बी आ गई। आया नहीं आया? तो देखो यहां पर अंतःखंड क्या आ गया ए, यहां पर अंतःखंड क्या आ गया बी। आया कि नहीं आया? जबकि हमारे पास ऐसी इक्वेशन की फॉर्म में भी मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है ए और यहां पर क्या आ रहा है अंतःखंड बी। तो चाहे तो आप ये वाला मेथड अपना सकते हो, चाहे आप इस फॉर्म में चेंज कर लो और डायरेक्ट लिख दो कि एक्स का जो अंतःखंड है वो ए है और जो वाई का अंतःखंड है वो क्या है बी है। और ये जो समीकरण है ये कोई नॉर्मल लाइन नहीं है, ये अपने पास में क्या दे रखा है, जो स्पर्श लाइन दे रखी है उसका इक्वेशन दे रखा है। ओके, बात समझ में आई नहीं आई? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, उनसे आपके इसका पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है, वक्र x की पावर क्या है 2/3 प्लस y की पावर क्या है 2/3 इक्वल टू a रेज टू पावर क्या है 2/3 है, के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा काटे गए निर्देशी अक्षों पर अंतःखंडों की लंबाइयों के वर्गों का योग है। देखो इजी क्वेश्चन है, आपको वापस में वही चीज समझ जानी चाहिए कि क्या कह रहा है कि अंतःखंड के रूप में अक्षों पर क्या है, निर्देशीय अक्षों पर क्या है, अंतःखंड की बात कर रहा है। तो हमने 2 मेथड बताए हैं, उनमें से किसी भी एक को लगाना है। ओके, तो देखिएगा, और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इसमें दे रखे हैं a², जो b दे रखा है वो दे रखा है 2a, जो अपने पास c ऑप्शन दे रखा है वो a दे रखा है, और जो अपने पास d ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 2a²। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको यह समझना चाहिए कि ये हमें किस मेथड से करना है। ओके, तो हमें करोगे कैसे वो देखो इसका सॉल्यूशन। पहले किसी बिंदु की बात कर रहा है तो पॉइंट मान लो। ओके, तो मैं बिंदु मान के चल रहा हूं, बिंदु। ओके, बिंदु कौन सा मान लिया मैंने, x1 और y1 मान लिया। ऐसा यदि मैंने बिंदु माना है, इसके ऊपर क्या खींचूंगा, स्पर्श रेखा, इस पर क्या पर स्पर्श रेखा का समीकरण। जब स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड आउट करूंगा तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पर स्पर्श रेखा की स्लोप का मतलब क्या है, अपने पास ढाल, मतलब m। ऐसा फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा, dy/dx कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, x1, y1 के ऊपर। ओके, जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो भाई ये इक्वेशन यदि लिख दूं तो मैं इसका अपने पास में क्या करवाऊं, dy/dx निकलवाऊं। तो लास्ट चैप्टर में आप जाओ और उस चैप्टर में मैंने ऐसी फंक्शन आ जाता है तो कैसे सोल्व करवाया था, उसको कुछ ऐसा मान लेते हैं ये c। ओके, यदि ऐसा आ जाता है तो इम्प्लिसिट फंक्शन, और इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो आपको कर देना है। देखिएगा क्या करोगे, माइनस डेल एफ अपॉन में क्या करते हो डेल एक्स, तो क्या हो जाता है कि इसका एक्स से कोरस्पॉन्डिंग करोगे तो वाई वाले को कांस्टेंट मान लोगे, इसका कर दोगे। तो जैसे ही इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, -2/3 एक्स की पावर, एक कम कर दोगे इसमें से तो -1/3 बच जाएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ओके, आगे आओ, जैसे ही अपॉन में करोगे तो क्या होगा, -2/3 वाई की पावर क्या आ जाएगा, -1/3। पॉइंट कौन सा दे रखा है, x1 और y1। ऐसा है कि नहीं है? आगे आ जाओ, जैसे ही हमारे पास में ऐसा पॉइंट आ गया तो इससे तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, बाहर माइनस भी आता है उसमें, तो हमारे पास ये तो क्या हो गया, इससे कैंसिल आउट, माइनस में क्या आ जाएगा, नीचे वाला ऐसे ऊपर लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास में जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ये वाले आ गया। किसका वैल्यू आई है, ये स्लोप की वैल्यू आई है, किसकी, m की वैल्यू। ओके, तो ये हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है,
अंतः खंड काटता है तो अंतः खंडों की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें स्पर्श रेखा ज्ञात करनी होती है सबसे पहले। चाहे कौन से भी मेथड से आप फाइंड आउट करो तो दोनों में अपने पास में क्या करना होता है, पहले स्पर्श रेखा फाइंड आउट करते हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? स्पर्श रेखा का समीकरण, मतलब जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? तो क्या होती है, x माइनस x1 सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या होता है, m की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस y की पावर क्या है 1/3, x की पावर क्या है 1/3 इंटू क्या है x माइनस x1 है। यहां तक पहुंचने के बाद आपको सोचना है कि आप उन दोनों में से कौन सा चूज करो। तो एक तो जो जनरल इक्वेशन बना लो, और जो जनरल इक्वेशन लिखवाई थी वो कैसी, इस फॉर्म की। या तो आप ऐसा बना लो, या फिर x अक्ष पे अंतःखंड फाइंड आउट करना है तो y की वैल्यू क्या रख दोगे 0, या तो यहां बनाओगे तो दोनों की वैल्यू साथ आ जाएगी, या फिर यदि आप क्या करते हो कि y को 0 रखोगे, x अक्ष के अंतःखंड की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, और दूसरा फिर y का करना होगा तो क्या x को 0 रख देंगे, और जब x का करना होगा तो y को क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो दोनों में से हमारे पास में क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इजी रहेगा यदि आप ये वाला मेथड अप्लाई करवाते हो तो इसका मतलब क्या है, इक्वल टू तो क्या बचना चाहिए 1, और x के नीचे कुछ टर्म आनी चाहिए, और y के नीचे भी क्या आनी चाहिए, कुछ टर्म आनी चाहिए। आ जाओ आगे, सोल्व करोगे इसे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो y के नीचे क्या आना चाहिए, कुछ टर्म्स आनी चाहिए, तो यहां पर x के गुणा में कुछ बचना चाहिए क्या, नहीं बचना चाहिए। तो आ जाओ नीचे ले आओ इसे, तो y को मैं यदि नीचे लेके आता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब सेम एज अपने पास में क्या हो जाएगा, माइनस क्या है y1। अब भैया नीचे आएगा कि तो अपने पास में क्या आ जाएगा, y1 अपॉन में y की पावर क्या आ जाएगा 1-3। तो जैसे ही मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो 1-1/3 बचेगा या नहीं बचेगा। आगे आ जाओ, इसका भाग इसमें दो, तो x का भाग दोगे तो माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस आ गया, और x की पावर क्या आ गया 1/3, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो x1 अपॉन में क्या हो जाएगा, x1 की पावर क्या आ गया आपके पास 1/3। थोड़ा सा इसे सोल्व कर लो, जो x की टर्म है उसको एक साथ ले आओ, बाकी कांस्टेंट टर्म को एक साथ लेके जाओ, उसको इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा, x की पावर क्या, x अपॉन में क्या बनेगा x1, भाई ये क्या है x1 और y1 है, x1 और y1 है, तो ये क्या है मेरे पास x1 और y1 है। ओके, तो जैसे ये क्या बनेगा x1 और क्या हो जाएगा 1/3, प्लस में क्या होगा y और क्या है y1, और ये क्या है 1/3। ऐसा है कि नहीं है, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा तो x की पावर 1 तो है, इसमें से 1/2 घटाएंगे तो मेरे पास में क्या जाएगा, भाई 1 में से क्या घटाना है 1/3, तो क्या बच जाएगा आपके पास 2/3। तो ये क्या बच गया आपके पास 2/3। ओके, प्लस सेम एज ये इसे घटाओगे तो क्या बच जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये भी क्या बच जाएगा 2/3। अब आ जाओ आगे, करना क्या है देखिएगा। अब आपको इससे आगे सोल्व करोगे तो देखो x के नीचे बिल्कुल ऐसी टर्म मिल गई, ये भी मिल गई, यहां पर 1 मिलना चाहिए था, क्या इक्वेशन में 1 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो देखो इसकी वैल्यू ये अपने पास में ऐसा मिल रहा है क्या, यदि ये वाला पॉइंट कौन सा x1 y1 पॉइंट, इसके ऊपर मैं यदि पॉइंट पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा a की पावर 2/3, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2/3। उस 2/3 को भी मैं कहां ले आऊंगा, नीचे ले आऊंगा, क्योंकि उधर क्या बनाना है 1। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, ये बनेगी अपने पास में कुछ ऐसी, a की पावर 2/3 और y इंटू क्या हो गया y1 की पावर 1/3, और क्या हो जाएगा a की पावर 2/3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। आएगा या नहीं आएगा। अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है। x अक्ष पर अंतःखंड क्या है, x पर अंतःखंड क्या है बताओ, x अक्ष पर जो अंतःखंड है उसकी वैल्यू क्या है, जो x के नीचे आ रहा हो वही उसका अंतःखंड, तो क्या हो जाएगा x1 की पावर क्या है 1/3, और ये क्या है a की पावर 2/3। सेम एज y पर अंतःखंड क्या होगा, y अक्ष पे अंतःखंड क्या होगा, y अक्ष पर अंतःखंड क्या हो जाएगा, y अक्ष पे अंतःखंड y1 की पावर क्या हो जाएगा 1/3, और a की पावर क्या हो जाएगा 2/3। आ गया कि नहीं आ गया। यदि इतना ही पूछे तो हम लिख देंगे या नहीं लिख देंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में इतना नहीं पूछा गया, हमें क्वेश्चन में आगे और भी पूछा गया है। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में देखिएगा, आगे ये कह रहा है कि इन दोनों का क्या करना है, आपको अंतःखंड की लंबाइयों के वर्गों का योग। पहले तो अंतःखंड की लंबाई x एक्स की कोरस्पॉन्डिंग ये आ गई, y एक्स की कोरस्पॉन्डिंग ये आ गई, तो इन दोनों का वर्ग करना है, फिर उनको जोड़ना है। तो मैं करूंगा, तो मैं क्या लिख दूंगा देखिएगा आगे,
अंतःखंड के लंबाइयों के वर्गों का योग, लंबाइयों के वर्गों का योग, ऐसा ही है। तो देखो पहला अंतःखंड कौन सा दिया गया है, ये वाला। क्या है अपने पास में, x1 की पावर 1/3 और a की पावर क्या है 2/3, इसका वर्ग कर दिया। दूसरा क्या दे रखा है, y1 की पावर 1/3 और a की पावर क्या दे रखा है 2/3, इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जोड़ दो दोनों को। क्या करोगे, देखो यहां पर a की पावर 4/3 दोनों में आ रहा है तो मैंने बाहर ले लिया, a की पावर 4/3 दोनों में आ रहा है तो मैंने बाहर ले लिया। इसको लिखोगे तो x की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर क्या हो जाएगा 2/3। ओके, अब देखो a की पावर क्या है 4/3, x1 प्लस y1 इनकी पावर, यदि यहां पर वापस से मैं पॉइंट करता हूं तो वैल्यू क्या दे देगा, a की पावर क्या हो जाएगा 2/3। अब वो चीज है, यदि बेस सेम दे रखे हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो a की पावर क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 2/3, तो मतलब 6 आ जाएगा। 6/3 का मतलब हो जाएगा a की पावर 2। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। बात समझ में आई या नहीं। अब पहले बता देता हूं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप एग्जाम में किसी भी हालात में सोल्व नहीं कर पाओगे, इतना स्पेस नहीं मिलेगा आपको। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन हैं, ओके, उनका यदि आप डायरेक्ट आंसर याद कर पाते हो तो इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आ जाता है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, यदि ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में करके ने भी बैठते हो तो एक मूर्खता है, क्योंकि कितना टाइम खा जाए, कम से कम 3-4 मिनट लग रही है, और लास्ट में सही हो ऐसे भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हो सकता है कहीं प्लस की जगह माइनस कर दिया तो आप पूरा क्वेश्चन नहीं भी आएगा, कोई आंसर भी मैच नहीं होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को याद रख लो, याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। और आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हो तो आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास, ये आरपीएस में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर क्या आ रहा है a² आ रहा है। ओके, तो ऐसा याद रख लो। जरूर नहीं है क्वेश्चन इतना ही पूछे लंबाइयों के वर्गों का योग, पूछ ले कि अंतःखंड एक्स एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड है, तो ये भी याद रख लो। अरे भाई, ये बार बार रिवाइज करोगे, एक बार 2 बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी रह जाएंगे, और यदि सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व भी कर लोगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड हमारे पास में क्या दिया गया है, एक और क्वेश्चन देखो। एक देखो, एक क्वेश्चन लिखा गया है, वक्र x की पावर 4 y की पावर 4 इज इक्वल टू हमें दिया गया है a की पावर 4। देखो वैसा ही क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा निर्देशी अक्षों पर काटे गए अंतःखंड P तथा Q है। ओके, तब P तथा Q है, तब -4/3 प्लस Q की पावर क्या है -4/3, इसकी हमारे पास में वैल्यू क्या होगी, का मान है। ओके, ऐसा पूछा गया है। और जो हमारे पास में ऑप्शंस दे रखे हैं वो हैं a की पावर 4/3, b दे रखा है a की पावर -4/3, और जो सी ऑप्शन दे रखा है a की पावर 2/3, जो डी ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है a की पावर -2/3। ओके, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए कि कौन से मेथड से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। कौन से मेथड से सोल्व करोगे, अंतःखंड वाले से कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो हमारे पास अंतःखंड वाले से सोल्व करेंगे तो वही चीज देखो सॉल्यूशन। पहले देखो क्या मानोगे, पॉइंट मानोगे। पॉइंट कौन सा मान लिया मैंने, x1, और कौन सा मान लिया y1। ओके, इस पॉइंट पर हमारे पास क्या निकालना है, जो वक्र दे रखा है उसकी क्या निकालनी है, वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल। वक्र की स्पर्श रेखा क्या निकालोगे, स्पर्श रेखा की ढाल या स्लोप, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। क्या आता है,
कौन से पॉइंट पर, x1, y1 के ऊपर। इसका डेरिवेटिव कर दो, वापस से देखो वही इम्प्लिसिट फंक्शन बन रहा है, सोल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ही आप इसका ऊपर डेरिवेटिव करोगे तो y को कांस्टेंट मान लोगे, इसका कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4x रेज टू पावर 3 और बाहर क्या आ जाएगा माइनस, और क्या आ जाएगा आपके पास 4y रेज टू पावर 3 और पॉइंट कौन से हैं x1 और, तो जैसे ही ये वाली वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में 4 से तो 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस x1 की पावर 3 अपॉन y1 की पावर क्या आ जाएगा 3 आ गया कि नहीं आ गया भाई, m आ गया। अब क्या निकालनी है, सेकंड केस में क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आपके पास y माइनस y1 इजकल्स टू क्या होता है m की वैल्यू क्या दे रखी है देखिएगा, माइनस आपके पास में क्या है x1 रेज टू पावर 3 और क्या है y1 रेज टू पावर 3 और ये क्या है x माइनस x1 है या नहीं है, कुछ नहीं करना, सेम वही है। अब इक्वेशन की फॉर्म में बना लो, अंतःखंड रूप में जो समीकरण होता है वो फाइंड आउट कर लो। कैसे करोगे देखिएगा, जैसे इसे करोगे तो किसके नीचे x के नीचे x वाली टर्म, y के नीचे y वाली टर्म, क्या ऐसा आ रहा है, क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा सोल्व करो, y इंटू क्या आ जाएगा y1 की पावर क्या है 3 माइनस y1 एक ये है और एक ये है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर तो ऐसा आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो माइनस x1 रेज टू पावर क्या है 3 इंटू क्या है x1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x1 की पावर क्या हो जाएगा 4, इसको इधर ले आओ, जैसे इधर लेके आओगे तो x1 की पावर 3 है और ये क्या है x प्लस y1 की पावर 3 है इंटू क्या है y1, ये उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा x1 की पावर 4 प्लस y1 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो जर्नल इक्वेशन है लास्ट टाइम भी बताई थी x बाई ए प्लस क्या है y बाई बी इक्वल टू क्या है 1, इस रूप में हमें क्या करना है चेंज करना है, चेंज कर लो। जैसे ही आप चेंज करोगे तो आपके पास में इसकी वैल्यू वापस से ये वाला पॉइंट यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आपके पास a की पावर 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जैसा लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे। तो अपने पास में क्या आ गया x1 की पावर 3x हो गया प्लस y1 की पावर 3y हो गया और इसकी वैल्यू वापस से क्या गई a की पावर 4 आ गई। क्या ये इस इक्वेशन में चेंज हो गई, क्या अभी तक तो नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनना चाहिए 1 बनना चाहिए, x का गुणांक कुछ भी नहीं होना चाहिए, अपॉन में कुछ भी आ सकता है। तो देखो कैसे करोगे, जैसे इसे सोल्व करोगे तो क्या इसे ऐसा नहीं सकता a की पावर 4 अपॉन में x1 रेज टू पावर 3 प्लस y अपॉन a की पावर 4 अपॉन y1 की पावर 3 इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया 1 आ गया। आया कि नहीं आया, देखो हमारे पास में क्या आ गया ऐसा आ गया। अब क्या कह रहा है कि जो x का अंतःखंड है ना वो तो है p, इसकी वैल्यू तो क्या कह रहा है p बराबर तो क्या दे रखा है a की पावर 4 अपॉन x1 की पावर क्या है 3 और जो q दे रखा है उस q की वैल्यू क्या दे रखी है a की पावर 4 अपॉन क्या है y1 की पावर क्या है 3 और वैल्यू किसकी पूछ रहा है कि इसकी पावर क्या करना है -4/3 कर दो। तो जैसे ही आप इसकी पावर करोगे तो आपके पास में आ क्या जाएगा, देखो p की पावर क्या कह रहा है -4/3 प्लस q की पावर क्या है -4/3, कुछ नहीं करना मान रख दो। तो p की वैल्यू क्या है a की पावर 4 अपॉन में क्या दे रखा है x1 की पावर क्या है 3, ओके इसकी पावर क्या करनी है -4/3 प्लस क्या है आपके पास में a की पावर 4 अपॉन क्या है y1 की पावर 3, इसकी पावर भी क्या दे रखा -4/3, अंदर जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे देखो, अब हमारे पास जैसे ये यहां पर भी आएगा ये यहां पर भी आएगा तो इस 4 से ये तो 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a की पावर हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो माइनस का कितना हो जाएगा 16/3 होगा कि नहीं होगा। और जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 नीचे आ जाएगा -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का x1 4 हो जाएगा प्लस यहां पर आ जाओ सेम कंडीशन हमारे पास यहां पर बन जाएगी कि हमारे पास में सेम कंडीशन क्या बन जाएगी, जो a होगा उसकी पावर माइनस कितनी आ जाएगी 16/3 हो जाएगी, x1 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसको यहां से कॉमन ले लो, जैसे ही आप इसे कॉमन ले लोगे तो सोल्व कर लो। देखो मैं सोल्व करता हूं, यहां पर लिख देता हूं, जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास में आ क्या जाएगा a की पावर क्या है
-16/3 है, इसे मैंने बाहर ले लिया तो क्या बच गया, x1 की पावर 4 प्लस y1 की पावर 4। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a की पावर -16/3 और इसकी वैल्यू क्या है, a की पावर क्या है 4 है। कुछ नहीं करना, इसे सोल्व कर लो। तो a की पावर, भाई बेस सेम है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। प्लस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो a की पावर क्या हो गया, -16 प्लस 12/3। मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहां से कितना आ गया, 4 आ गया। ओके सॉरी 3 दोनों में है, 12/3। तो जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो ये क्या आ गया, -4, तो a की पावर क्या आ गया, -4/3। यही आपके पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो a की पावर -4/3 दिख रहा है क्या, बिल्कुल ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है, ऐसे क्वेश्चंस को करके नहीं देखना है। फिर बता रहा हूं, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या कह रहा है, इसकी पावर -4/3 कर रखी है, इसकी पावर -4/3 कर रखी है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा हो तो कुछ नहीं करना, आप याद कर लेना इस चीज को कि अपने पास जो आंसर आएगा उसकी पावर किस फॉर्म का आ जाएगा, -4/3 का। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर भी आप करना चाहते हो तो आपके पास में ये वाला मेथड दे रखा है, आप कर लेना। ओके नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है जो हमारे पास पूछा गया था, सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था, और इजी क्वेश्चन है। क्या लिख रखा है, वक्र रूट क्या है, x/a प्लस में क्या दे रखा है, रूट y/b इज इक्वल टू क्या है, 1 है। के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा निर्देशी अक्षों पर काटे गए अंतःखंड निर्देशी अक्षों पर काटे गए अंतःखंड P व Q है, तब P/A प्लस Q/B का मान है। जो ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 1, जो सेकंड दे रखा है वो दे रखा है 2, जो 3 दे रखा है उसका मान है 3, जो 4 दे रखा है उसका मान है -2। ओके देखिएगा, अब हमारे पास -2 नहीं, नन ऑफ दीज कर लो आप, इनमें से कोई नहीं। ओके देखिएगा सॉल्यूशन इसका वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है हमारे पास में। देखिएगा अब इसके ऊपर क्या मानोगे, पहले कोई ना कोई पॉइंट मानोगे। मान लो पॉइंट कौन सा मान के चल रहे हो, पॉइंट मान लिया हमने x1 और y1 पर आपके पास में जो स्पर्श रेखा की क्या होगी, ढाल पर जो स्पर्श रेखा आप ड्रा करोगे उस स्पर्श रेखा की क्या निकालोगे, पहले ढाल निकालोगे, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। अब वही चीज देखो, ये वापस से इम्प्लिसिट फंक्शन बन रहा है, आगे कांस्टेंट आ रहा है। तो अपन ने क्या बताया था, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव करना, -del(f)/del(y), तो क्या होता है, ये तो निकाल लोगे आप, dy/dx निकाल लोगे, कौन से पॉइंट पे, x1 और y1 पे। इसका हमने मान बताया था, क्या मान बताया था, dy/dx है, उसका xy के ऊपर जो वैल्यू बताई थी, जो डेरिवेटिव बताया था, वो -y को कांस्टेंट मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/√a है, इसे तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। जैसे ही √x करोगे तो 1 क्या आ जाएगा, 2√x आ जाएगा। ओके अपॉन में क्या दे रखा है, देखिएगा अपॉन में सेम एज अपने पास में क्या है, y। अब कांस्टेंट किसे मान लेंगे, x को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2√y। आ गया नहीं आ गया, सोल्व करना है, ज्यादा और कुछ नहीं है। पॉइंट्स में की वैल्यू रख लो, कौन से पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, देखो ये b आएगा, a नहीं आएगा, ये b आएगा x1 और y1 पर। ओके देखिएगा सोल्व करो थोड़ा सा, तो हमारे पास में ये तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो हमारे पास 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है by अपॉन में क्या है,
ओके, तो कौन से पॉइंट पर, x1 पे, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1। मतलब जो आपके पास ढाल आई है वो ढाल निकल करके आई है रूट बी वाई वन अपॉन में क्या हो जाएगा ax1। तो ये हमारे पास में क्या आ गई ढाल। लेकिन ढाल पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ क्या रहा है, हमारे पास में जो ढाल निकल करके आ गई वो ढाल तो आ गई कौन सी, ये वाली आ गई। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है स्पर्श रेखा का समीकरण अंतःखंड। तो अंतःखंड के रूप में ज्ञात करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड आउट करते हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, ओके, जैसे आप स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन इंटू क्या है m की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस बी वाई अपॉन बी वाई वन अपॉन क्या हो गया ax1, ऐसा ही है हमारे पास में, इंटू क्या है x माइनस x1। दे दिया कि नहीं दे दिया। अब थोड़ा सा सोल्व कर लो, किस फॉर्म में बनाना है, जो रेखा का अंतःखंड रूप में हमारे पास में जो इक्वेशन होती है उसके अनुसार क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करो, देखो अब क्या बनाना होता है, y को y के साथ में, ओके, तो देखिएगा इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो क्या इसको मैं ऐसा नहीं सकता क्या कि y अपॉन में क्या रूट बी वाई वन लिख दूं, ये वाली टर्म है ऊपर वाला, ये मैंने नीचे ले आया, तो माइनस में क्या हो जाना है मेरे पास y1 अपॉन में क्या हो जाएगा रूट बी वाई वन। ओके, आगे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस क्या है x अपॉन में क्या हो जाएगा रूट ax1, प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या है x1 अपॉन में क्या हो जाएगा रूट a1, और ये क्या है x1। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा सोल्व कर लो इसे, x वाली टर्म को इधर ले आओ, तो जैसे इधर लेके आओगे तो मेरे पास में क्या हो गया ax1 हो गया, प्लस ये क्या हो गया मेरे पास में y की टर्म क्या हो गई बी वाई वन। हुआ कि नहीं हुआ, देखो अब इसको सोल्व करोगे तो ये उधर जाएगा, देखो ये तो y कंप्लीट है, ये रूट में है, तो क्या उधर जाएगा, तो मेरे पास ऐसा नहीं हो जाएगा क्या कि मेरे पास में y1 अपॉन बी, आगे प्लस में क्या दे रखा है x1 है, ये कंप्लीट है, ये रूट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास a1 हो जाएगा। वापस से इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल क्लियरली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो जैसे ही आप पॉइंट की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा रूट बी वाई वन इजक्वल टू इसका वैल्यू क्या आ गया 1। आई या नहीं आई, अब ये वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास क्या रहा है, P व Q है, ओके, तो P क्या दे रखा है, अंतःखंड दे रखा है किसके कोरस्पॉन्डिंग, x एक्सिस के, Q किसके कोरस्पॉन्डिंग दे रखा है y एक्सिस के। तो हमारे पास जो P की वैल्यू हो गई वो तो ये हो गई, Q का जो अंतःखंड आया वो Q कौन सा हो गया हमारे पास, ये हो गया, ओके। तो हमारे पास P और Q पता लग गया। अब पूछ क्या रहा है P बाई A, तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई A ऐसा कुछ, ओके, A कर दो, प्लस Q की वैल्यू क्या आ गई, Q हमारे पास में जो आंसर आया वो क्या आया है बी वाई वन, ओके, और अपॉन में क्या है B, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो ऊपर रूट में है, नीचे कंप्लीट है, तो क्या इसे मैं ऐसा नहीं सकता x1 अपॉन में क्या A प्लस रूट y1 अपॉन में क्या b, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ये भी रूट में हो गया, ये भी रूट में हो गया। अब वापस से देखो इसकी वैल्यू आपने क्या मानी थी भाई, ये क्या है b और ये क्या है a है, a1 नहीं है a है, ओके, तो ये क्या है a है। अब अपने पास इसकी वैल्यू वापस से इस इक्वेशन में x और y की जगह x1 y1 रख दोगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू वापस से क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू वापस से क्या आ गई 1। तो हमारे पास में जो आंसर हो गया वो आंसर क्या हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जो अपने पास में अपन क्या कर रहे थे, स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, स्लोप फाइंड आउट करने के बाद में थोड़ा सा उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, और उसे ऐसी जो अपने पास में स्टैंडर्ड रिजल्ट होती है अंतःखंड रूप में उस फॉर्म में हमें चेंज कर लेंगे, और हमारे क्या निकल करके आ जाएगा, उसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में कल। धन्यवाद।